रुद्रपुर की सुनसान पहाड़ियों के बीच से गुजरने वाला नेशनल हाईवे 44 आज कुछ ज्यादा ही खामोश था। रात के करीब 9:30 बज रहे थे। ठंडी हवा के झोंके जब अवनी शर्मा के चेहरे से टकरा रहे थे तो उसे एक अजीब सी राहत महसूस हो रही थी। अवनी, जो पेशे से एक सख्त एसडीएम थी, आज अपने आधिकारिक रसूख से कोसों दूर एक अलग ही अंदाज में थी। अवनी ने आज खाकी वर्दी या फॉर्मल साड़ी नहीं पहनी थी। वो एक साधारण हल्के पीले रंग की सूती कुर्ती और सफ़ेद लेगिंग्स पहने हुए थी। उनके बाल ऊंचे पोनी टेल में बंधे थे और कंधे पर एक छोटा सा चमड़े का बैग था। इस साधारण लुक में उन्हें देखकर कोई भी यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वह वही अधिकारी हैं जिनसे पूरे ज़िले के भूमाफिया कांपते हैं। वो अपनी बचपन की सहेली मीरा की शादी में शामिल होने जा रही थी, जो अगले गांव में रहती थी, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही जाल बुन रखा था। जैसे ही अवनी की बुलेट काली घाटी के मोड़ पर पहुंची, उन्होंने देखा कि रास्ते के बीचों बीच बड़े बड़े बैरिकेड्स लगे हुए हैं। ये कोई सामान्य चेकिंग नहीं। ये लड़की रुक, तेरा हेलमेट कहाँ है? हेलमेट वो तो मेरे पास है। कहाँ है? दिखा। अभी नहीं दिखा सकती। तू रुक के से नहीं माने की साली है, तेरी खबर लेता हूँ। अवनी ने शांति से अपनी बाइक स्टैंड पर खड़ी। गजराज अपनी भारी कदम ताल करता हुआ पास आया। उसने अपनी शक्तिशाली टॉर्च की रोशनी सीधे अवनी के चेहरे और कुर्ती पर डाली। टॉर्च की वो तीखी रोशनी अवनी की गरिमा को बेधने की कोशिश कर रही थी। गजराज की आंखों में घिनौनी हवस साफ देखी जा सकती थी। वाह, माल तो कड़क है। इतनी रात को अकेली इस सुनसान सड़क पर इस छोटी सी कुर्ती में कहाँ की सवारी है? गजराज की आवाज में भद्दा उपहास था। अवनी ने अपनी आवाज को संयत रखते हुए कहा, मैं सहेली की शादी में जा रही हूं और इंस्पेक्टर साहब, मेरी पोशाक पर टिप्पणी करना आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। बस यह बताइए कि नाका क्यों लगाया गया है? गजराज की भौहें तन गई। अवनी की यह बेबाकी उसके अहंकार को चुभ गई। उसने अपनी लाठी से अवनी की बाइक के पेट्रोल टैंक पर जोर से प्रहार किया। कानून सिखाती है इस इलाके का राजा गजराज सिंह है। हेलमेट कहाँ है? और गाड़ी इतनी तेज चला रही थी जैसे पीछे भूत पड़े हों। अश्लीलता और तेज रफ्तार के जुर्म में तुझे अभी के अभी लॉकअप में डालना चाहिए। अवनी ने धीरे से जवाब दिया, सर, हेलमेट मैंने हैंडल पर लटकाया है क्योंकि हवा की कमी महसूस हो रही थी और मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। कृपया मेरे कागजात देख लीजिए। पास खड़े कांस्टेबल बिरजू ने दांत निकालते हुए ठाका लगाया। उसे पता था कि गजराज आज शिकार के मूड में है। गजराज अवनी के बहुत करीब आ गया और उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, कागजों का क्या करेगी गोरी? आज की रात मेरे थाने में बिता। वहां तुझ जैसी परियों की असली खातिरदारी होती है। बिना किसी उकसावे के अचानक गजराज ने अपना हाथ उठाया और अवनी के बाएं गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ज्यादा जुबान लड़ाती है। जब पुलिस बात करे तो नजरें नीची रहनी चाहिए। तमाचे की चोट इतनी जबरदस्त थी कि अवनी का संतुलन बिगड़ गया और वह बाइक के साथ गिरते गिरते बची। कुछ सेकंड के लिए वह स्तब्ध रह गई, लेकिन जब उन्होंने सिर उठाया तो उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक ठंडी आग थी। वो बस खामोशी से गजराज की आंखों में देखती रही। अभी भी आंखें दिखा रही हैं। बिरजू, इसे जीप में डालो। थाने ले जाकर इसका सारा नशा उतारना पड़ेगा। आज इसे दिखाऊंगा कि रुद्रपुर में पुलिस से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। रुद्रपुर थाने के भीतर की हवा में एक अजीब सी दुर्गंध और खौफ था। दीवारों की पपड़ी उखड़ी हुई थी और कोनों में मकड़ी के जाले लटक रहे थे। अवनी को एक अंधेरे कोने में रखी लोहे की कुर्सी पर बिठा दिया गया। गजराज अपनी बड़ी कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठ गया और मेज पर पैर रख दिया। नाम क्या है तेरा? गजराज ने मेज थपथपाते हुए पूछा। अवनी चुप रही। उनकी यह चुप्पी गजराज को पागल कर रही थी। उसने मेज पर रखी एक फाइल उठाकर अवनी की ओर फेंकी। मुझे सब पता है तुम जैसी लड़कियों का। रात को सज धज कर निकलती हो किसी अमीर आदमी की सेध सजाने। आज तुझसे ही रुद्रपुर पुलिस का नया सफाई अभियान शुरू होगा। उसने एक महिला कांस्टेबल को बुलाया और आदेश दिया, इसे काल कोठरी में डाल दो और इसके खिलाफ ड्रग तस्करी और देह व्यापार का झूठा केस तैयार करो। आज इसे वह हाल दिखाओ कि कल सुबह जब यह आईने में अपना चेहरा देखे तो खुद से नफरत हो जाए। अवनी को घसीटते हुए एक बदबू लॉकअप में डाल दिया गया। वहां पहले से ही 2 अपराधी बंद थे जो अवनी के कपड़े देखकर भद्दी टिकबनियां करने लगे। अवनी ने बस जेल की सलाखों को पकड़ा और बाहर की ओर देखने लगी। उन्हें अपनी वो शपथ याद आ रही थी जो उन्होंने मसूरी की एकेडमी में ली थी। वह देखना चाहती थी कि एक आम नागरिक के साथ यह व्यवस्था कितनी अमानवीय हो सकती है।
वह चाहती तो शुरुआत में ही अपना परिचय दे सकती थी, लेकिन वह इस सिस्टम के षड्यंत्र को गहराई से देखना चाहती थी। रात जैसे जैसे गहरी हुई, गजराज लॉकअप के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में शराब का गिलास था। अभी भी वक्त है, मेरे पैरों में गिरकर माफी मांग ले, शायद रहम आ जाए। अवनी ने पहली बार अपना मुंह खोला। उनकी आवाज पत्थर की तरह सख्त थी। इंस्पेक्टर गजराज सिंह, आज के ये कुछ घंटे मैं एक आम लड़की बनकर नहीं, बल्कि एक आईने की तरह तुम्हारे सामने थी। तुमने अपना जो घिनौना चेहरा आज दिखाया है, उसका न्याय बहुत जल्द शुरू होगा। गजराज हंसते हुए बोला, न्याय मुझे कौन सजा देगा? जिले का एसपी मेरा साला है और इलाके का विधायक मेरी जेब में रहता है। तू एक मामूली राहगीर तो मेरा क्या बिगाड़ेगी? ठीक उसी समय थाने के बाहर एक नीली बत्ती वाली सफेद स्कॉर्पियो आकर रुकी। सायरन की गूंज से पूरा थाना थर्रा उठा। गजराज चौंक गया। इतनी रात को जिले के कलेक्टर साहब यहां क्यों आए हैं? कलेक्टर आलोक वर्मा बेहद गुस्से में और घबराहट में थाने के अंदर दाखिल हुए। गजराज दौड़कर गया और जोर से सैल्यूट मारा। सर, इतनी रात को आप, हम एक बहुत बड़े ऑपरेशन में थे सर। आलोक वर्मा ने गजराज की तरफ देखा तक नहीं। उनकी नजर सीधे लॉकअप की ओर गई। वहां बदहाल स्थिति में अवनी शर्मा को देखकर उनका शरीर गुस्से से कांपने लगा। वो बिजली की गति से घूमे और गजराज के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारा। गजराज सीधा मेज पर जाकर गिरा। सर, मेरी क्या गलती है? ये लड़की तो एक ड्रग पेडलर है। गजराज हकलाते हुए बोला। चुप कर नीच इंसान, तुझे पता भी है तूने किस पर हाथ उठाया है? यह इस डिवीजन की नई एसडीएम और क्राइम इन्वेस्टिगेशन की स्पेशल इंचार्ज मिस अवनी शर्मा है। पूरे थाने में सन्नाटा पसर गया। गजराज का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे हो गए। जिस लड़की की कुर्ती देखकर उसने गंदे कमेंट किए थे, जिसे उसने थप्पड़ मारा था, वह असल में उसकी बॉस थी। अवनी धीरे से लॉकअप के अंदर खड़ी हुई। अपने होठों से बहता खून पोंछते हुए उन्होंने कलेक्टर की ओर देखकर एक हल्की मुस्कान दी। वो मुस्कान किसी आने वाले तूफान का संकेत थी। कलेक्टर साहब, आपके अफसरों ने आज मेरा बड़ा शानदार स्वागत किया। धन्यवाद गजराज सिंह, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। मैं इस जिले के सिस्टम में छेद ढूंढने निकली थी और तुमने खुद मुझे उस गटर की गहराई तक पहुंचा दिया। गजराज कांपते हुए फर्श पर बैठ गया। मैम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी पोशाक देखकर पहचान नहीं पाया। अवनी ने सलाखों के पीछे से ही गजराज की आंखों में झांका और तीखी आवाज में कहा, पहचान नहीं पाए, इसलिए यह व्यवहार। इसका मतलब कुर्ती और लेगिंग्स पहनने वाली हर लड़की तुम्हारे लिए सिर्फ एक वस्तु है। तुम्हारे माफी मांगने का समय खत्म हो चुका है गजराज। अब तुम्हारे इस साम्राज्य के अंत का समय शुरू हुआ है। गजराज को समझ आ गया कि उसका करियर और उसकी जिंदगी दोनों तबाह हो चुके हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अवनी शर्मा सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि इस थाने की आड़ में चल रहे एक बहुत बड़े ड्रग और माफिया सिंडिकेट की जड़ें काटने आई थी। रुद्रपुर थाने के भीतर सन्नाटा ऐसा था जिसे चीरा जा सके। इंस्पेक्टर गजराज सिंह और उसके साथियों की हिम्मत टूट चुकी थी। कलेक्टर आलोक वर्मा के निर्देश पर फॉरेन पुलिस की एक विशेष टीम को तैनात किया गया। अवनी शर्मा लॉकअप से बाहर निकली। उनकी पीली कुर्ती पर धूल और गाल पर थप्पड़ का निशान उनके भीतर सुलगती आग को और भड़का रहा था। कलेक्टर साहब ने हाथ जोड़कर कहा, मैम, मैं शर्मिंदा हूं। इन दरिंदों ने जो किया उसके लिए पूरा प्रशासन आपसे माफी मांगता है। आप प्लीज गेस्ट हाउस चलिए, मैं आपकी सुरक्षा और आराम का इंतजाम करता हूं। अवनी ने अपनी बुलेट की चाबी उठाई और स्थिर स्वर में कहा, नहीं कलेक्टर साहब, आराम करने का समय बीत गया। पिछले 3 घंटों में मैंने जो देखा और सहा है, उसने मुझे यह यकीन दिला दिया है कि इस जिले की नसों में भ्रष्टाचार का जहर बहुत गहरा उतर चुका है। गजराज तो सिर्फ एक प्यादा है, असली खिलाड़ी तो कोई और है जो खाकी और खादी के पीछे छिपा है। तभी गजराज जो जमीन पर बैठा था अचानक पागलों की तरह हंसने लगा। उसने खून थूकते हुए कहा, मैम, आपको क्या लगता है मुझे सस्पेंड करके आप जीत जाएंगी? रुद्रपुर की मिट्टी में हमारे खून के साथ साथ काल भैरव का खौफ मिला हुआ है। आपने आज मुझे हाथ लगाया है, इसका हर्जाना आपकी सहेली मीरा चुकाएगी। आज उसकी डोली नहीं, उसकी अर्थी उठेगी। अवनी का दिल धक से रह गया। काल भैरव इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा माफिया था, जिसका नाम लेने से भी लोग डरते थे। अवनी ने गजराज की कॉलर पकड़ी और उसे दीवार से सटा दिया।
अगर मीरा को एक खरोच भी आई गजराज, तो याद रखना, मैं कानून की किताबों को किनारे रखकर तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि मौत भी तुम पर तरस खाएगी। अवनी ने बिना पल गवाए अपनी बाइक स्टार्ट की। रात के 11 बज चुके थे। मीरा का गांव यहां से 15 किमी दूर था। कलेक्टर ने पीछे से आवाज दी, मैम फोर्स साथ ले जाइए, फोर्स को आने में समय लगेगा। मैं तब तक नहीं रुक सकती, अवनी ने चिल्लाकर कहा और बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। हाईवे पर अंधेरा घना था। अवनी की आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला थी। जैसे ही वह गांव की सीमा पर पहुंची, उन्हें दूर से आग की लपटें दिखाई दी। शादी का वो भव्य पंडाल जो खुशियों से सराबोर होना चाहिए था, आज मातम और धुएं के आगोश में था। जब वो शादी वाले घर के पास पहुंची तो दृश्य रूह कंपा देने वाला था। मेहमान यहां वहां छिपे हुए थे, बर्तन बिखरे पड़े थे और मीरा के पिता लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़े थे। अवनी बाइक से कूदी और उनके पास पहुंची। काका, मीरा कहां है? क्या हुआ यहां? मीरा के पिता ने कांपते हुए हाथ से पीछे की पुरानी आटा चक्की की ओर इशारा किया। बेटा, वे लोग आए काले नकाब पहने हुए। वे चिल्ला रहे थे कि किसी सरकारी अफसर ने उनके मालिक का काम बिगाड़ा है। वे मीरा को उठा ले गए। काल भैरव के गुंडे उसे खत्म कर देंगे। अवनी ने अपनी कुर्ती के पल्लू को कमर में कस कर बांधा। उनके पास अपनी सर्विस रिवॉल्वर नहीं थी क्योंकि वह छुट्टी पर थी, लेकिन उनके बैग में एक छोटा फोल्डिंग नाइफ यानी पॉकेट नाइफ और उनकी बरसों की मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग थी। वो दबे पांव आटा चक्की के खंडहर की ओर बढ़ी। भीतर मशालों की रोशनी थी। वहां करीब 20 हथियार बंद गुंडे खड़े थे। बीच में मीरा एक खंभे से बंधी हुई थी। उसका लाल जोड़ा फट चुका था और उसकी आंखों में मौत का खौफ था। उसके सामने खड़ा था 7 फुट का एक राक्षस नुमा आदमी, काल भैरव। तेरी वह अफसर सहेली कहां है? काल भैरव अपनी भारी आवाज में गरजा। आज मैं उसके घमंड को इस आग में भस्म कर दूंगा। पहले तुझे मारूंगा, फिर उसकी बारी आएगी। उसने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए एक बड़ा सा गंडा सा हवा में लहराया। मीरा चीख पड़ी। तभी एक पत्थर चक्की के शीशे को तोड़ता हुआ भीतर आया। गुंडे चौंक गए। कौन है? तेरी मौत, अंधेरे से अवनी की आवाज गूंजी। अवनी ने चक्की के बाहर रखे बिजली के मेन स्विच को काट दिया। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। गुंडे घबराहट में इधर उधर गोलियां चलाने लगे, लेकिन अवनी अंधेरे की आदी हो चुकी थी। वो एक साए की तरह हरकत कर रही थी। अदृश्य खंजर की तरह अवनी ने पहले गुंडे की गर्दन पर हमला किया। वह बिना शोर किए गिर पड़ा, फिर दूसरे के घुटने पर वार किया। अंधेरे में सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थीं और गुंडों को समझ नहीं आ रहा था कि उन पर हमला कौन कर रहा है। काल भैरव चिल्लाया, लाइट जलाओ, कायर की तरह मत छिपो। जैसे ही एक गुंडे ने मशाल जलाई, उसने देखा कि अवनी उसके ठीक सामने खड़ी थी। उनकी खुरती खून से सनी हुई थी, चेहरा मिट्टी से भरा था, लेकिन आंखों में साक्षात चंडी का रूप था। अवनी ने दौड़कर एक गुंडे की बंदूक छीनी और उसकी बट से काल भैरव के सिर पर जोरदार प्रहार किया। अगला 5 मिनट किसी युद्ध फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा था। अवनी ने अकेले ही उन 20 गुंडों को धूल जचा दी। उनकी चपलता और ताकत के आगे वे पेशेवर अपराधी ढेर हो गए। अंत में सिर्फ काल भैरव और अवनी आमने सामने थे। काल भैरव ने अपना गंडासा उठाया और अवनी पर हमला किया। अवनी ने नीचे झुककर खुद को बचाया और एक लोहे की रड़ उठाकर उसके सीने पर दे मारी। वो पीछे गिरा और उसकी सांसें उखड़ने लगी। तभी बाहर से दर्जनों पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजे। कलेक्टर और एसपी, जिन्हें सस्पेंड करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, पर वे बैकअप के साथ आए थे, भीतर दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि एक साधारण सी कुर्ती पहनी हुई महिला ने पूरे इलाके के सबसे खूंखार माफिया को धूल चटा दी थी। अवनी ने मीरा की रस्सियां खोली। मीरा फूट फूट कर उनके गले लग गई। सब ठीक है मीरा, अब कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा, अवनी ने उसे सांत्वना दी। एसपी, जो गजराज का मददगार था, नाटक करते हुए कहा, मैम आप चिंता ना करें, अब हम इन्हें संभाल लेंगे। अवनी ने एसपी की ओर देखा और एक ठंडा ठहाका लगाया। एसपी साहब, आपकी और गजराज की कॉल डिटेल्स मेरे पास पहुंच चुकी हैं। कलेक्टर साहब, इन्हें भी अभी के अभी हिरासत में लीजिए। रुद्रपुर की सफाई आज पूरी होगी। अगले दिन के समाचार पत्रों में यह घटना छाई हुई थी। एक कुर्ती वाली एसडीएम ने ढाया माफिया का साम्राज्य। रुद्रपुर थाने का पूरा स्टाफ बदल दिया गया। गजराज, काल भैरव और भ्रष्ट एसपी को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। जिले के लोगों में अब पुलिस के प्रति नहीं, बल्कि अवनी शर्मा के प्रति अटूट विश्वास था।
सूरज की पहली किरण जब रुद्रपुर की पहाड़ियों पर पड़ी, अवनी अपनी बुलेट पर सवार होकर वापस अपने मुख्यालय की ओर निकल पड़े। उनका शरीर थका हुआ था, लेकिन मन शांत था। उन्हें पता था कि भ्रष्टाचार का यह राक्षस फिर से सिर उठाएगा, लेकिन जब तक उनके जैसे अफसर इस अदृश्य खंजर को थामे हुए हैं, आम आदमी की जीत निश्चित है। उन्होंने अपना चश्मा लगाया और एक्सीलरेटर घुमाया। हवा में उनकी साधारण कुर्ती लहरा रही थी, जो अब उनकी बहादुरी का प्रतीक बन चुकी थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना